हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और डेफिनेटली क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है तो हार्मोन ही सीक्रेट करेगा। इससे पहले भी हमने इस चैनल पे एंडोक्राइन सिस्टम पे कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो ओरिजिन होती है या जो इसका फॉर्मेशन होता है हमारे एंडोडर्म से होता है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उनमें से ये एंडोडर्म से बनता है। इन्हीं 3 जर्म लेयर से हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यू का, अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बारे में इसकी बात करेंगे कि कौन से जर्म लेयर से कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। वैसे ज़्यादातर जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं हमारे बॉडी में, मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड वो एंडोडर्मल ही ओरिजिन होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे बॉडी में एंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये एक दूसरा ग्लैंड मैं आपको बता रहा हूँ, एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल ये जनरली लोअर कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, लोअर कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा, ठीक है, कशेरुकी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो लोअर कॉर्डेटा में जो एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है, लोअर कॉर्डेटा जैसे लाइक यूरोकॉर्डेटा हो गया या फिर सिफेलोकॉर्डेटा हो गया या लैम्प्रे का लार्वा। तो लोअर कॉर्डेटा के एंडोस्टाइल से ये होमोलोगस है, ठीक है। ये थायराइड जो है ये इसके क्या है, होमोलोगस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस? होमोलोगस ऑर्गन हम उसको कंसिडर करते हैं जिनकी ओरिजिन तो सिमिलर होती है, जो उत्पत्ति है वो समान होती है, ओरिजिन सिमिलर होती है, लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे कैसे हो गया, यू कैन से लाइक थायराइड ग्लैंड इज होमोलोगस टू एंडोस्टाइल ऑफ लोअर कॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। नाउ कैसे होमोलोगस हुआ? होमोलोगस में मैंने बताया कि ओरिजिन क्या होगी, सेम होगी, है ना, ओरिजिन सिमिलर होगी, राइट, और लेकिन फंक्शन जो होंगे ये अलग अलग होंगे, ठीक है, डिफरेंट। ये होमोलोगस ऑर्गन का एक जनरल सा डेफिनेशन हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, सिमिलर ओरिजिन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। तो ये जो एंडोस्टाइल है ये है म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है, ये हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, जबकि आप लोग जानते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो देखिए इसका फंक्शन अलग हो गया, ठीक है, एंडोस्टाइल म्यूकस सिक्रीट करता है जबकि थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नाउ थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसका वेट अप्रॉक्सीमेट 25 ग्राम होता है, ठीक है। वैसे बहुत बड़ा नहीं लग रहा है बट इट्स ओके। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर कभी पूछा जाता है तो आप थायराइड ग्लैंड आंसर कर सकते हैं। नाउ अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर दूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, लार्जेस्ट ग्लैंड ओनली क्या पूछा जाएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन है, तो आप लीवर आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा थायराइड प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, लेकिन लीवर जो है, ठीक है, इसके अदर भी फंक्शन होते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड में लीवर आंसर करिए। लार्जेस्ट एंडोक्राइन टिश्यू पूछा जाता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन टिश्यू, इन दैट केस आप GIT आंसर करिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपका जो आहार नाल है, बिकॉज कंप्लीटली GIT जो होता है हमारा पूरा GIT प्योर एंडोक्राइन नहीं है, मतलब दैट मीन्स कि सिर्फ उसका फंक्शन हार्मोन सिक्रेट करना नहीं है, फूड का डाइजेशन करना हमारे GIT का मेन फंक्शन है। साइमल्टेनियसली GIT के अलग अलग पार्ट से कुछ हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं, इसलिए हम लोग लार्जेस्ट एंडोक्राइन टिश्यू लेना है, ठीक है, सबसे बड़ा लेना है, तो आप GIT आंसर करिए। अगर आपके बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर होता है स्किन। तो साथ में हम अदर क्वेश्चन भी लेके साथ में चल रहे हैं। तो स्किन या जो त्वचा है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन या अंग है, ठीक है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि स्किन इटसेल्फ इज अ ऑर्गन, ठीक है, स्किन को भी एक ऑर्गन ही कंसिडर किया जाता है। एनीवे चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो थायराइड से रिलेटेड 2 पॉइंट, एक तो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है, दूसरा एंडोस्टाइल के होमोलोगस है, तीसरा ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसका वेट क्या होता है, 25 ग्राम होता है। नाउ अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो थायराइड जो ग्लैंड होता है ये बाइलोब्ड है। बाइलोब दैट मीन्स इसके 2 लोब होते हैं, ठीक है, 2 लोब होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, राइट, बाइलोब्ड, ठीक है, मतलब ये हुआ इसके
2 लोब होते हैं, और ये दोनों लोब जो होते हैं, ठीक है, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, जो हमारा विंड पाइप है, जो ट्रैकिया है, इसके दोनों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड से थोड़ा सा नीचे ट्रैकिया के दोनों तरफ एक एक लोब प्रेजेंट होते हैं। अब ये दोनों लोब थायराइड के आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब सेपरेट नहीं होते, ऐसा नहीं कि दोनों लोब अलग अलग हैं, दोनों लोब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। उस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग नाम देते हैं इस्थमस। एग्जाम में पूछा भी जाता है ये, ठीक है, कि थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब आपस में कनेक्टेड होते हैं, उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इस्थमस, ठीक है। अब सिंपली मैं एक काम करता हूँ, अब थायराइड का तो डायग्राम नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम अगर थायराइड का डाइसेक्शन करें, उसका कट करें और उसकी एनाटॉमी देखें, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर में मुझे थायराइड फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू मिलते हैं। थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है, ये 2 चीज़ें मुझे देखने को थायराइड ग्लैंड के अंदर में मिलती है, थायराइड फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, जैसे ये मैंने कट सेक्शन के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के। तो थायराइड फॉलिकल्स में क्या होता है, आपके फॉलिकुलर सेल्स रहेंगे, ठीक है, राइट ना, और इसके बीच में एक कैविटी होती है, ठीक है, कैविटी, लुमेन या गुहा, आप जो भी बोलना चाहें। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये थायराइड फॉलिकल्स हैं, ठीक है। आप इसको और डेंस भी बना सकते हैं, नो इशू। तो ये मैंने थायराइड फॉलिकल्स बनाया है, ठीक है, जिसमें फॉलिकुलर सेल आपको दिख रहा है, ये जो सेल हैं ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, दिस आर फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। ये जो है आपका कैविटी है, ठीक है, अंदर में कैविटी है, और ये पूरा का पूरा थायराइड फॉलिकल कहलाता है, ठीक है। साथ में इसके बाहर में यू कैन से स्ट्रोमल टिश्यू या फिर आप पैराफॉलिकुलर सेल्स ले सकते हैं। बाहर में जो टिश्यू होता है उसको आप लोग स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं बेटा पैराफॉलिकुलर सेल्स भी हम लोग बोल लेते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका क्या फंक्शन है और क्या काम आता है। तो बहुत सिंपल है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो थायराइड फॉलिकल्स हैं, तो ये पूरा थायराइड फॉलिकल्स है जिसमें फॉलिकुलर सेल हैं और कैविटी है। इज इट क्लियर? ये जो कैविटी है दिस इज लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मेनी टाइम इट इज आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। ये जो कैविटी होती है, जो गुहा होती है, यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि इसका शेप जो है क्यूब लाइक होता है, इसमें एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं ठीक है, इसका शेप जो है क्यूब लाइक होता है, घन के आकार का होता है, सो इट इज कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो दिस कैविटी इज एक्चुअली लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो थायराइड फॉलिकल्स हैं, इसके जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स हैं, यही हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं या फिर इनमें ही हार्मोन सिंथेसाइज होता है। 2 हार्मोन मेनली यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। और वो हार्मोन कोलॉइड फॉर्म में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोलॉइड फॉर्म में इस कैविटी या लुमेन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यू कैन से कि फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज 2 हार्मोन, है ना, फॉलिकुलर सेल्स जो है सिंथेसाइज 2 हार्मोन, ठीक है। और आप जानते हैं ये 2 हार्मोन कौन कौन से हैं, एक T4 है और दूसरा T3 है, ठीक है। नाउ एंड दिस हार्मोन आर स्टोर इन दिस कैविटी, ये जो कैविटी दिख रही है आपको, यहाँ पे हार्मोन स्टोर होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, तो कोलाइडल के फॉर्म में होते हैं, कोलाइड फॉर्म में होते हैं। तो ये 2 हार्मोन जो हैं, T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है, इसी को कॉमनली थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, थायरॉक्सिन। और T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है, T3। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है T4 और T3 में? तो T4 जो होता है ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसकी जो पोटेंसी है, इसका जो पावर है, ठीक है, एक्ट करने की जो क्षमता है वो कम होती है। दैट मीन्स यू कैन से, और T3 में उसको उल्टा बोल दीजिए आप, ठीक है। तो जो T4 है, ठीक है, मोर क्वांटिटी बट लेस पोटेंट एज कम्पेयर टू T3, ठीक है, सिंपल। और जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें दोनों में आयोडो आया है, तो आयोडो इज नथिंग, इट इज एक्चुअली आयोडीन। दैट मीन्स यू कैन से कि आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। आयोडीन आवश्यक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है। डेफिशिएंसी या थायरॉक्सिन की कमी या ज़्यादा से होने वाले डिजीजेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
थायराइड का डाइसेक्शन करते हैं तो आपको थायराइड फॉलिकल्स मिलते हैं जिसमें फॉलिकुलर सेल है, कैविटी है, दिस कैविटी इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस स्ट्रोमल जो टिश्यू है वहाँ पे आपको पैराफॉलिकुलर सेल्स देखने को मिलते हैं। नाउ अगर हम बात करें इसके थायराइड हार्मोन के फंक्शन की, ठीक है, तो पहले मैं आपको ओवरऑल फंक्शन बता देता हूँ, ठीक है, कि T3 और T4 हमारे बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देन फिर हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थायरॉक्सिन होता है या जो थायराइड हार्मोन है हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं, एक्चुअली ये BMR को बढ़ा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। एक्चुअली BMR को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, साथ ही साथ में ये RBC के फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करते हैं, RBC फॉर्मेशन, इसी को आप लोग एरिथ्रोपोएसिस भी बोलते हो, एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है, RBC फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं, राइट। साथ ही में ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं, एक टाइप का कैलोरीजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कैलोरीजेनिक इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ, तीनों बायोमॉलिक्यूल लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि कैलोरीजेनिक मीन्स ये एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला इफेक्ट, मतलब ऊर्जा उत्पादन करने वाला, ठीक है। और तो मतलब इसका जो मेन फंक्शन है आई थिंक ये BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, RBC के फॉर्मेशन, एरिथ्रोपोएसिस को सपोर्ट करते हैं, और तीनों मेन जो बायोमॉलिक्यूल हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में कैलोरीजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और थोड़ा सा इनका इन्फ्लुएंस रहता है आपके इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के बैलेंस में भी, हमारे बॉडी में जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो दीज आर अ फ्यू फंक्शन परफॉर्म्ड बाय थायराइड हार्मोन और थायरॉक्सिन, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने आपको थायराइड फॉलिकल्स के बारे में बताया जहाँ से आपका थायराइड हार्मोन T3 T4 सीक्रेट हो रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा था पैराफॉलिकुलर सेल्स भी मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स का क्या रोल होता है, लेट्स सी। तो जो थायराइड ग्लैंड में पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं ठीक है, पैराफॉलिकुलर सेल्स या इन्हें C सेल्स भी कहते हो आप लोग, ये एक्चुअली थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स, और इन्हें हम लोग कहते हैं C सेल्स, ठीक है। ये थायरोकैल्सिटोनिन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन, कई बार इसको कैल्सिटोनिन भी बोल दिया जाता है क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से ही सीक्रेट हो रहे हैं, तो थायरोकैल्सिटोनिन बोलने से थोड़ा सा पता चल जाता है। केमिकली देखा जाए तो ये पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन है ना, प्रोटीन नेचर, जैसे हर हार्मोन का एक केमिकल नेचर होता है, फ्यू हार्मोन आर स्टेरॉइडल इन नेचर, फ्यू हार्मोन आर प्रोटीनेसियस और पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, तो इसका जो नेचर है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है, राइट। अब इसका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन का जो मेन फंक्शन है, ये आपके ब्लड में, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। एक्चुअली ब्लड कैल्शियम को ना ये कम करता है, डिक्रीज कराता है, ठीक है, राइट। थायरोकैल्सिटोनिन आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है या ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज कराता है। अभी आप इतना ही पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद में जब मैं आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड PTH बताऊंगा, ठीक है, PTH बताऊंगा, तो वहाँ पे फिर से हम लोग थायरोकैल्सिटोनिन को ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैराथार्मोन दैट इज एक्चुअली सीक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, यहीं पे पास में ही रहता है, थायराइड ग्लैंड में ही रहते हैं। थायराइड ग्लैंड के हर लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, दैट मीन्स 1 पेयर आप कह सकते हो, ठीक है। तो हम PTH के साथ में इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं वहाँ पे बताऊंगा रिलेशनशिप कि कौन आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और कैसे किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसको ड्रॉप आउट करते हैं, देन फिर हम लोग वापस थायराइड पे ही फोकस करते हैं। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं दे सीक्रेट थायरोकैल्सिटोनिन,
ठीक है, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को एक्चुअली डिक्रीज करता है, मेंटेन करना, रेगुलेट करना, यहाँ पे ये डिक्रीज करता है, और बोन में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो समटाइम्स अगर थायरोकैल्सिटोनिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो बोन में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, बोन ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएंगे, ईजिली टूटने वाले, ऐसा बोल सकते हो कि हड्डियाँ आसानी से टूट जाएंगी, है ना। तो उस केस को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब ये बात आपको क्लियर हो गई कि थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड पे। तो दो सिचुएशन, एक तो हमने आपको फंक्शन बता दिया थायराइड ग्लैंड का, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के। अब हम दो सिचुएशन डिस्कस करेंगे, एक हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इट इज सिंपली कभी भी किसी रीजन से अगर थायराइड के हार्मोन का, थायरॉक्सिन का, ठीक है, लेवल बॉडी में ब्लड में डिक्रीज हो जाए नॉर्मल लेवल से, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, और अगर ये इंक्रीज हो जाए तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का केस, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत सिंपल है। तो ये तो चलो क्लियर हो गया कि भाई थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे, ठीक है। थायरॉक्सिन डिफिशियंसी, ठीक है, मेन कॉज हो सकता है आयोडीन डिफिशियंसी, थायरॉक्सिन डिफिशियंसी, ठीक है, इसका मेन कॉज क्या है, आयोडीन की कमी, है ना, आयोडीन की कमी। हालांकि अब ये आयोडीन की कमी होती नहीं है लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर सॉल्ट है ना जो मार्केट में मिलते हैं, नमक जो मिलता है सब में आयोडीन ही रहता है। आप अपने घर में जाइए, किचन में जाइए और देखिए नमक के पैकेट में लिखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट। मुझे नहीं लगता कि है ना विदाउट आयोडीन कोई सॉल्ट यूज़ करता होगा। हाँ 20-25 साल पहले है ना अवेलेबिलिटी कम रही होगी, बट इवन अभी तो गवर्नमेंट सप्लाई में भी जो नमक मिलता है, ठीक है, उसमें लोहा भी होता है, दैट मीन्स आयरन भी होता है एंड आयोडीन भी होता है, राइट। आजकल तो टूथपेस्ट में भी नमक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन की कमी अब कम ही लोगों को होती होगी, है ना, कम से कम टूथपेस्ट तो सब करते ही होंगे आई थिंक, है ना। चलिए, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से ये हो सकता है ना हाइपोथायरॉयडिज्म। मेन जो कॉज है आयोडीन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, डाइट में, भोजन में, राइट। अब क्योंकि संभावना ऐसी है तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कुछ डिजीजेज में बता रहा हूँ जिस केस में हाइपोथायरॉयडिज्म प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स कि ब्लड में या ब्लड सर्कुलेशन में या बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी। इसमें से एक इंपॉर्टेंट डिजीज है क्रेटिनिज्म। नंबर 1 इज क्रेटिनिज्म, ठीक है। ये चिल्ड्रंस में होता है, सी फॉर सी कर लेना, बच्चों में, चिल्ड्रंस में, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती, तो बच्चों को क्या पता यार कि आयोडीन नमक खाना है या कौन सा नमक खाना है, ठीक है। तो चिल्ड्रंस में होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मदर को, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, ध्यान रखिएगा, अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है तो फीटस का डेवलपमेंट डिफेक्टिव होगा, उसका मैच्योरेशन जो है वो डिफेक्टिव होगा, राइट। मतलब प्रॉब्लम किसको थी, मदर को, ठीक है ना। आप लोग ध्यान उसको नोट कर सकते हैं, राइट ना। तो इसमें बच्चों का है ना, बच्चों को आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं होती, एक्चुअली मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड देयर मैच्योरेशन। नाउ इससे प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को स्टंटेड ग्रोथ, उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, ठीक है। इट कॉजेज स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगा तो उसको आप लोग ड्वार्फिज्म बोल सकते हैं, बौनापन बोल सकते हैं, ठीक है। स्टंटेड, मदर का ग्रोथ नहीं, बच्चों का ना, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, इसको बोल सकते हैं ड्वार्फिज्म। याद करिए, ठीक है। ड्वार्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन भी बताया था, दैट वाज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, अगर उसका भी हाइपो सिक्रीशन हो, कम सिक्रीशन हो, तो भी ग्रोथ रुक सकती है, कम हो सकती है, तो उस केस में भी ड्वार्फिज्म होता है। बट दैट ड्वार्फिज्म इज रिलेटेड टू पिट्यूटरी, तो उसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ ड्वार्फिज्म इज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, तो है ना, आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है, राइट। और वैसे भी ग्रोथ हार्मोन थायराइड हार्मोन के साथ ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, राइट। तो ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ में मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मानसिक वृद्धि भी रुक जाएगी बच्चों की, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। लो आईक्यू, नॉर्मल के कंपेयर में, सामान्य बच्चों की तुलना में इनका जो दक्षता होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बोलते हैं इसको, है ना, तो ये भी क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है, राइट। मतलब एज तो बढ़ेगी बट इनका जो आईक्यू लेवल है वो नहीं बढ़ेगा, वो कम रहेगा। स्किन एबनॉर्मल होगा, ठीक है, इनका स्किन जो त्वचा है ये भी असामान्य होगा,
तो ये कुछ लक्षण ये आपको दिखेंगे क्रेटिनिज्म के पेशेंट में, ठीक है। क्रेटिनिज्म बच्चों को होता है और ऐसे बच्चों को, ठीक है, जिनकी मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायराइडिज्म हुआ था, ठीक है। दैट मीन्स उनके मदर के बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हुई थी ड्यू टू एनी रीजन, या उसकी मदर को आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई होगी एंड देन उसकी मदर को थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो इट इज सिंपल। नाउ दूसरा हम लोग हाइपोथायराइडिज्म में केस डिस्कस करते हैं मिक्सिडीमा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं गर्ल्स डिजीज, मिक्सिडीमा या गर्ल्स डिजीज, ठीक है। अब ये जो होता है ये एडल्ट्स में होता है, ठीक है, ये वयस्क में लोगों में होता है, एडल्ट्स, राइट। अब इसमें क्या होता है मिक्सिडीमा या गर्ल्स डिजीज, देखो इसमें एक वर्ड आया है इडीमा, ठीक है। इडीमा का मतलब होता है अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरसेल्युलर स्पेस या फिर टिश्यू स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस बोल सकते हैं। मतलब जब इंटरसेल्युलर स्पेस में या टिश्यू स्पेस में फ्लूइड या कोई द्रव्य क्या हो जाए, जमा हो जाए, ठीक है, इससे इडीमा होता है। वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाती है, वो जगह क्या होता है थोड़ा फूल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फेस में, एक्चुअली इडीमा कहाँ पे होता है, फेस में होता है, इसलिए फेस जो है पफी लगता है, फूला हुआ लगता है, पफी अपीयरेंस, ठीक है। अब चेहरा जो रहेगा वो थोड़ा क्या रहेगा, फूला हुआ लगेगा, ठीक है। तो ये जो होता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि टिश्यू स्पेस में वाटर रिटेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। इडीमा का एक डेफिनेशन कि जो टिश्यू स्पेस है, जैसे भाई वाटर जो है या जो फ्लूइड है ब्लड से टिश्यू में और टिश्यू से वापस ब्लड में आते जाते रहता है, इनका जो आना जाना लगा रहता है। लेकिन कभी टिश्यू साइड में वाटर रिटेन हो जाए, रह जाए, वापस ब्लड में आपके ना आए, तो इन दैट सिचुएशन इट कैन कॉज एडिमा, ठीक है। इसको आप लोग बोल सकते हैं एडिमा, ठीक है। इस टाइम पे स्वेलिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पे फेस में एडिमा होता है, तो फेस का जो अपीयरेंस है वो पफी अपीयरेंस होता है, ठीक है। ऐसे लोगों का बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा आप बताइए, BMR, ठीक है। क्या होगा इनका हार्ट रेट, तो नॉर्मल के कंपेयर में इनका, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म का केस है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो रहा है। एक्चुअली थायरॉक्सिन BMR को बढ़ाता था, ठीक है, मेंटेन करने का मतलब इंक्रीज करता था। तो इन दिस केस यहाँ पे BMR क्या होगा इनका, कम हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट भी क्या होगा इनका, कम हो जाएगा। तो दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बॉडी वेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइपोथायराइडिज्म का कोई भी केस हो तो आप ध्यान रखिएगा, शरीर का जो वजन है, बॉडी का जो वेट है, ये क्या होता है, बढ़ता है ना। हाइपोथायराइडिज्म के केस में, ठीक है, बॉडी वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, बढ़ता है। जबकि अगर ये हाइपरथायराइडिज्म का केस होता, ठीक है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ होता, उस केस में जनरली बॉडी वेट क्या होता है, घट जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ मैं इसे क्लीन करता हूँ, फाइन। तो दो केसेस मैंने बताया, क्रेटिनिज्म और मिक्सिडीमा। क्रेटिनिज्म बच्चों में होता है और मिक्सिडीमा एडल्ट्स में होता है, वयस्कों में होता है। नाउ तीसरा हम लोग हाइपोथायराइडिज्म पे केस डिस्कस करते हैं, ठीक है, दैट इज हाशिमोटो डिजीज। ऐसा कुछ जापानी टाइप का नाम लग रहा है मुझे ये, ठीक है, हाशिमोटो, ठीक है, हाशिमोटो डिजीज, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो हमारे बॉडी में थायराइड सेल्स हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है। मतलब थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में या थायराइड सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है। मतलब यू कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसे सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड, मतलब थायराइड की आत्महत्या। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में ऑटो एंटीबॉडी बनता है, ऑटो एंटीबॉडी ये बनने लगता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। तो ये क्या करेगा, थायराइड सेल को डिस्ट्रक्ट करने लगेंगे, ठीक है, जो थायराइड फॉलिकल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, जिसके कारण से थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म, इट लीड्स टू हाइपोथायराइडिज्म। और फिर हाइपोथायराइडिज्म के सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे पेशेंट में। तो दो चीज़ें याद रखिएगा अबाउट हाशिमोटो डिजीज, इट वॉज थर्ड हाशिमोटो डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉल्ड सुसाइड ऑफ थायराइड, ठीक है, क्योंकि इसमें थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में फोर्थ हाइपोथायराइडिज्म का केस डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है और इसको बोलते भी क्या है, सिंपल ग्वाइटर,
ठीक है, इसको हिंदी में घेंगा कहा जाता है, ठीक है, कॉमनली ये केस आपने हो सकता है अपने जीवन काल में अपने लाइफ में देखा होगा, ठीक है, घेंगा। हालांकि आजकल कम केसेस देखने को मिलते हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू कि यार अब सबके टूथपेस्ट में नमक है, माफ़ कीजिएगा, सबके नमक में आयोडीन है, ठीक है, ऑलमोस्ट है ना, सबके नमक में आयोडीन है, तो ये वाले केसेस कम दिखते हैं। ये होता क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, है ना, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, मतलब इसमें जो है आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसका आकार जो है सामान्य की तुलना में काफ़ी बढ़ जाएगा। कारण क्या है, ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है, आयोडीन की कमी से, ठीक है, डाइट में आयोडीन की कमी से, ठीक है, आयोडीन की कमी होगी तो डेफिनेट सी बात है कि थायराइड ग्लैंड पे लोड बढ़ जाएगा थायरॉक्सिन प्रोडक्शन का। मतलब आयोडीन इज रॉ मटेरियल, आयोडीन क्या है, एक कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, जिससे कि थायरॉक्सिन की सिंथेसिस हो रही है। एक्चुअली जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है, थायरॉक्सिन है ना, ये जो है इसके लिए जो मेन रॉ मटेरियल है वो होता है एक टायरोसिन अमीनो एसिड, टायरोसिन अमीनो एसिड है प्लस आयोडीन, ये रॉ मटेरियल है, या यू कैन से दिस आर प्रीकर्सर, ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड एंड आयोडीन ये प्रीकर्सर है थायरॉक्सिन हार्मोन के, ठीक है, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जाम, तो इनसे बनता है ये। तो अब रॉ मटेरियल कम पड़ रहा है तो फैक्ट्री पे लोड बढ़ जाएगा, फैक्ट्री दैट मीन्स आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तो अब उसकी साइज जो है, फैक्ट्री की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एनलार्जमेंट। ये दिस इज नॉट कैंसर, ठीक है, हर बार कोई है ना नोड्यूल बनता है या बॉडी का कोई पार्ट एनलार्ज होता है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि कैंसर ही है, लेकिन हाँ इट लुक्स लाइक ट्यूमर जैसा देखने को लगता है, अपीयर होता है, ठीक है। तो मोस्टली इंडिया में ये ऐसे जगहों पे पाया जाता था, ठीक है, जहाँ पे वाटर में आयोडीन डेफिशिएंट है, ठीक है, जैसे कि नॉर्दर्न हिली एरिया, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं नॉर्थ के, ठीक है, नॉर्थ के जो हिली एरियाज हैं, है ना, पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ पे ये केसेस ज़्यादा प्रेवलेंट थे, देखने को ज़्यादा मिलते थे क्योंकि वहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी थी, ठीक है। सिंपल, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सिंपल ग्वाइटर का इलाज क्या होगा, ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट देना है, आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है, लेकिन थायराइड जितना एनलार्ज हो चुका रहता है तो वापस वो अंदर नहीं जाता, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, जितना एनलार्जमेंट हो गया है फर्दर एनलार्जमेंट नहीं होगा, ठीक है। जब आयोडाइज सॉल्ट देना है ना, कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट खाना चालू करेगा वो पेशेंट जिसको सिंपल ग्वाइटर है, तो वो जो एनलार्जमेंट है वो कम नहीं होगा, लाइक उतना तो रहेगा ही, हाँ फर्दर आगे ग्रोथ नहीं होगा। उसको निकालने के लिए कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से खराब दिखता है यार, गले में है ना ऐसा लगा हुआ, खराब दिखता है, कैंसर नहीं है, ठीक है, खराब दिखता है वो बस, ठीक है, तो कई बार सर्जिकली उसको निकलवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल ग्वाइटर, राइट। तो हाइपोथायराइडिज्म में मैंने आपको 4 केसेस बता दिए, ठीक है, और ऑल 4 केसेस आर इम्पॉर्टेंट। नाउ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इरेगुलर हो सकता है, अनियमित हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म के कारण। जब कभी भी फीमेल्स में, ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 28 डेज, ठीक है, 28 दिन का एक नॉर्मल ड्यूरेशन है, तो इरेगुलर हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है, 28 डेज से कम में भी मेंसेस हो सकता है, या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगा, या फिर 28 डेज से ज़्यादा भी टाइम ले सकता है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपोथायराइडिज्म मे कॉजेज एबनॉर्मल या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दीज आर केसेस रिलेटेड टू हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि थायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन जो है T3 T4 इसके लेवल से TSH का क्या लेना देना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा है ना कॉन्सेप्ट में आपको एक बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म का केस और थायराइड खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में एक केस से डिस्कस करना है हमको यहाँ पे। बिफोर दैट जैसे मैंने आपको T3 एंड T4 बताया, ठीक है, ट्राई एंड टेट्राएडोथायरोनिन, ठीक है, या कॉमनली मैं इसको बोलता हूँ थायरॉक्सिन, चलिए, ठीक है। तो थायरॉक्सिन का और TSH का क्या रिलेशन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये जो TSH होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, ये TSH सिक्रीट होता है, नाम से ही पता चल रहा है आपको, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, कई बार मैं गलत लिखता हूँ। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4, ठीक है। तो
थायरॉक्सिन का लेवल जब इंक्रीज होगा तो TSH का लेवल क्या होगा, इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं, TSH के जो रिसेप्टर हैं, ठीक है, जो ग्राही हैं, ये थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, सीक्रेट कहाँ से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, और इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड में। तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, फॉर द सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन T3 एंड T4। तो ब्लड, सर्कुलेटिंग ब्लड में जब थायरॉक्सिन का लेवल सफिशिएंट हो जाएगा तो TSH का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही फिर ये यूटिलाइज हो जाएगा, थायरॉक्सिन यूटिलाइज होने के बाद सर्कुलेटिंग ब्लड में इसका थायरॉक्सिन का लेवल जैसे डिक्रीज होने लगेगा तो फिर ये डिक्रीज T3 T4 लेवल स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को फॉर द सीक्रेशन ऑफ व्हाट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब एक कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हो कि अगर, ठीक है, थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ेगा तो TSH का लेवल घटेगा। एकदम सिंपल करो ना यार इसको, ठीक है। थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ेगा तो TSH का लेवल घटेगा, और थायरॉक्सिन का लेवल घटेगा तो TSH का लेवल बढ़ेगा। अब आप मुझे बताइए हाइपोथायराइडिज्म के केस में, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म जहाँ पे थायरॉक्सिन का लेवल क्या है, कम हो रहा है, उस केस में सर्कुलेटिंग TSH क्या होगा, बढ़ा होगा या घटा होगा? यस, आपने सही कहा, TSH बढ़ा होगा। लेकिन अगर केस हाइपरथायरॉयडिज्म का है तो उस केस में TSH का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, सिंपल लेके चलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब ये क्लियर है कि इसमें थायरॉक्सिन का लेवल सर्कुलेटिंग ब्लड में या बॉडी में इंक्रीज होगा, बढ़ा हुआ होगा। तो इट मे बी ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जैसे थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाएगा तो थायराइड फॉलिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी, कैंसर में एनलार्जमेंट ही हो जाता है, ठीक है। इट मे बी ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, और यू कैन से इट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल, मतलब आपके थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल डेवलप हो जाए या थायराइड का कैंसर हो जाए, ठीक है। उस केस में थायरॉक्सिन का सिक्रीशन बढ़ सकता है, ठीक है। तो होगा क्या इसमें, हाई लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन TSH क्या हो रहा है बेटा, TSH क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, ये भी ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में वो डिक्रीज हो जाता है ना, ठीक है। इसमें एक डिजीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नाम उसके बहुत सारे हैं, ठीक है, उसी है ना, लेकिन आप सिम्टम लगभग को रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज या एग्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेव्स डिजीज या फिर एग्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। इससे पहले जो बताया था मैंने आपको सिंपल ग्वाइटर बताया था, दैट इज अ केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन जो एग्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर है इसी को टॉक्सिक ग्वाइटर भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको, टॉक्सिक ग्वाइटर, या फिर मैं चलो इसको थायरोटॉक्सिकोसिस बोल रहा हूँ। हायर क्लासेस में आप अलग अलग पढ़ सकते हैं इनको, बट आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके लिए इतना सफिशिएंट है। ग्रेव्स डिजीज, एग्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, टॉक्सिक ग्वाइटर या थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। देखो इसमें एक वर्ड आया है ऑप्थेल, ऑप्थेल का मतलब है पक्का इस आंखों से रिलेटेड होगा, ठीक है, आई से रिलेटेड होगा। होता क्या है, आई बॉल के पीछे एडिमा हो जाने से, ठीक है, आई बॉल के जस्ट पीछे एडिमा हो जाने से जो आई बॉल है ना वो बाहर लटक जाता है। लटक जाता है इन द सेंस कि पूरा बाहर निकल के नहीं लटक जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटर्जन ऑफ आई बॉल, ठीक है, ड्यू टू एडिमा। एक क्या होगा इसमें, प्रोटर्जन या प्रोटर्ड, ठीक, ऐसे लिख लो इसको, आई बॉल प्रोटर्ड आउटसाइड, ठीक है, आई बॉल प्रोटर्ड आउटसाइड, ठीक है। कारण क्या बताया मैंने इसका, क्योंकि जस्ट आई बॉल के जो पीछे, ठीक है, आई बॉल के जस्ट पीछे क्या होता है, एडिमा, ठीक है, एडिमा आकर बिहाइंड द आई बॉल, ऐसे लिख सकते हो। एडिमा भी मैंने आपको बताया हुआ था, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इन इंटरसेलुलर स्पेस और टिश्यू स्पेस, एडिमा आकर बिहाइंड दी आई बॉल, ठीक है। आंख के पीछे एडिमा हो जाएगा तो आंखें बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, एकदम से बाहर नहीं कि बाहर लटक रहा है, बट लेकिन हाँ ऐसे क्लियरली दिखेगा, है ना। फेस जो है उसका टॉक्सिक लगेगा, पेशेंट का फेस आपको टॉक्सिक दिख सकता है, मतलब जहरीला आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये एक चीज मैंने एग्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर में बताया। इसके अलावा क्योंकि ये हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, तो और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसल मेटाबॉलिक रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। BMR क्या होगा इनका, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज रहेगा, मतलब इनमें ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का कंजप्शन ज़्यादा फास्ट होगा, यूटिलाइजेशन ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो इनका हार्ट रेट भी क्या रहेगा बेटा, ज़्यादा रहेगा। व्हाट अबाउट द वेट, वजन क्या होगा इनका, बढ़ेगा या घटेगा,
ठीक है। यस, हाइपोथायराइडिज्म में वेट क्या था, बढ़ा था, तो हाइपरथायराइडिज्म में वेट क्या होगा, कम होगा। तो वेट जो होता है वेट लॉस बोल सकते हो या वजन में कमी, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और टॉक्सिक गॉइटर में थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट भी होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, इसमें भी इसका क्या होता है, एनलार्जमेंट, है ना। थायराइड ग्लैंड का आकार जो होता है ये बढ़ जाता है। तो हाइपरथायराइडिज्म का एक सिंगल केस मैंने आपको बताया, ग्रीव्स डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर आल्सो कॉल्ड थायरोटॉक्सिकोसिस एंड टॉक्सिक गॉइटर। तो सिंपल ग्वाइटर हाइपोथायराइडिज्म का केस है, लेकिन टॉक्सिक ग्वाइटर हाइपरथायराइडिज्म का केस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आप लोग कोरिलेट करिएगा। थायराइड ग्लैंड में सिर्फ एक पॉइंट मिसिंग है इस वीडियो में, दैट इज अबाउट थायरोकैल्सिटोनिन, रोल ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन। तो उसको हम लोग पैराथायराइड के साथ डिस्कस करेंगे, बहुत ईजिली क्लियर होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, एक पेड़ जरूर लगाइए, एक वृक्ष, एक पेड़ जरूर लगाइए। कई सालों तक वो एनवायरनमेंट को शुद्ध करते हैं और बहुत सारा ऑक्सीजन देते हैं। थैंक यू वेरी मच।